नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो प्रयागराज से है। बमबाजी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 11 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से 10 नाबालिग बताए जा रहे हैं। हिरासत में बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। पुलिस वर्चस्व बनाने के लिए ग्रुप बनाकर ये बमबाजी करते थे, ये जानकारी पुलिस ने दी है। एक ग्रुप में 15 से 300 छात्र शामिल हैं। बमबाजी, मारपीट, गाली गलौज, गोली जलाना, वीडियो बनाकर ग्रुप पर शेयर करना, इस तरीके से ये दहशत फैलाते थे। एक दूसरे के ग्रुप पर वर्चस्व के लिए फायरिंग करते हैं। ये लोग यूट्यूब पर बम बनाने की ट्रेनिंग भी लेते हैं। ये बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है और इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लड़कों से पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको उस दिन की दिखा रहे हैं जब बॉयज हाई स्कूल के बाहर बमबाजी की गई थी। उसके बाद से पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और 11 आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं, जिनमें से 10 नाबालिग। और अगर आप कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं या फिर कैब का इस्तेमाल करते हैं तो यूपी से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जाने के लिए कैब का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। रोड टैक्स के जाम और रोड टैक्स के चलते लगने वाले जाम से मुक्ति मिलने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के साथ बात करके रोड टैक्स माफ करवा दिया है, जिसके बाद अब इन राज्यों के कॉमर्शियल वाहनों को चारों राज्यों में रोड टैक्स नहीं देना होगा। पहले यूपी से दिल्ली या फिर दिल्ली से यूपी आने जाने पर रोड टैक्स देना होता था। अब सभी कॉमर्शियल वाहन अपने राज्य में ही टैक्स चुकाएंगे। पहले अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में जाने पर टैक्स लगता था, लेकिन फिलहाल अब यूपी सरकार ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सरकार से बातचीत कर ली है। लिहाजा अब टैक्स के झाम से मुक्ति मिलने वाली है। हम सभी चारों स्टेटों ने मिल करके अब तय किया है कि एक ही टैक्स पे चारों स्टेट की गाड़ियां जो है चलेंगी। अब कोई अतिरिक्त उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चारों राज्यों के बीच आपसी समन्वय के बाद लिए गए इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को होने वाला है, क्योंकि एनसीआर में बड़ी संख्या में कैब चालक, एम्बुलेंस, स्कूल वाहनों को राज्यों की सीमाएं पार करनी पड़ती है। इस फैसले से कैब चालक भी खुश हैं। सुनिए किस तरह से ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके तहत अब जो वाहन चालक हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान में रोड टैक्स नहीं देना होगा। चारों राज्यों से समन्वय स्थापित कर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित पर मुहर लगा दी है। हमारे साथ कैब चालक हैं, सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरे डिसीजन को कैसे देखते हैं आप। सर, जैसे हम मान लो हमारा गाड़ी ये हरियाणा का है सर, ये मेरा गाड़ी नंबर हुआ और ये हरियाणा से है। तो जब भी जितने बार भी मान लो हम हरियाणा में जा रहे हैं या और अदर स्टेट में, यूपी में चले गए और मान लो दिल्ली में आ रहे हैं या उत्तराखंड में चले गए, तो मतलब मुझे एंट्री करने से पहले इनको मतलब टैक्स भरना पड़ता है। मुझे ये पर्ची कटवाना पड़ता है। मुझे ये कटवा के हम नहीं जाते हैं तो हो सकता है 1000, 2000, 5000 का, 10,000 का भी चालान कट जाए। तो ये मजबूरन हो जाता है, हमारे सबको ये टैक्स कटाना पड़ता है। मान लो ये 120 रुपये की टैक्स है, मान लो 120 रुपये हम इनको पे किए हैं, पर हम इनको 150 रुपये पे करते हैं। 30 रुपये वो एक्स्ट्रा लेते हैं हमसे ये पर्ची काटने के लिए। तो इसलिए इस चीज़ से हमारे सबको बहुत सहयोग मिलेगा और हमारा जेब जो है हल्का होगा। आज के डेट में जो मतलब सीएनजी का रेट था, मान लो 45 रुपये, 46 रुपये हम भरवाते थे, अभी 75 रुपये हो गया। तो इस चीज़ से भी मुझे थोड़ा नहीं थोड़ा सा राहत सब कैब वाले को मिलेंगे। जाहिर तौर पे देखिए, समझने की ज़रूरत है। कैब चालक हमारे साथ थे, इन्होंने समझाया बखूबी से कि जो रोड टैक्स है जब एंट्री करते हैं, चूंकि ये गाड़ी जिसमें हम बैठेंगे HR नंबर की है और ये गाड़ी जब हम लोग पहुंचते हैं, ट्रैवल करते हैं और जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तब आपको ये टैक्सेस देने होते हैं। और ये टैक्स जैसे HR की गाड़ी है, इन्होंने 120 रुपये दिया है, ये एक दिन का 24 घंटे का है। यानी अगर उससे ज़्यादा ये रुकेंगे तो इन्हें पर्ची दोबारा से कटवानी पड़ेगी, या तो महीने का कटवाया जाए या साल का। और इसी टैक्स से उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत दी है। और कैब चालक, कॉमर्शियल वाहन चालक, ये तमाम लोग हैं, इन लोगों ने इसका स्वागत किया और इनका कहना है कि एक बड़ा फैसला है, राहत भरा फैसला है, राहत की सांस है। और जाहिर तौर पे इससे जेब पर जो जेब ढीली हो रही थी
उस पर भी शिकंजा लगेगा। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को होगा, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सालाना 12 करोड़ रुपए का नुकसान होगा सरकार को। लेकिन जनता के हित और ट्रैफिक जाम के लिए ये कदम उठाए गए हैं। यूपी से एनसीआर जाने वाले वाहनों, वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि पर अब टैक्स नहीं लगेगा। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाएगा। हम कॉमर्शियल नंबर गाड़ी चलाते हैं, टैक्स नंबर जो ज़्यादा जाता तो थोड़ा बचेगा, अच्छा हुआ मेरे लिए, सभी ड्राइवरों के लिए अच्छा हुआ। हरियाणा टैक्स अलग, यूपी टैक्स अलग, दिल्ली टैक्स अलग, राजस्थान टैक्स अलग। सर जहाँ जाओ जहाँ टैक्स, एक सरकार एक टैक्स होना चाहिए सर हमारे हिसाब से। तो राहत महसूस कर रहे हैं, इस फैसले को स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं सर, फुल बहुमत में उनको स्वागत कर रहे हैं। यूपी का सर साल का 14,200 रुपया लगता था सर, और एक ट्रिप का 100 रुपया लगता है सर। हरियाणा में जाने का 100 रुपया लगता है सर, वो माफ हो गया सर, बहुत राहत है। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आगे आने वाले सवारी को हम जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि टैक्स नहीं होता और ऑनलाइन टैक्स तो कट जाता है, लेकिन हमारे से फिर भी एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। लेकिन रोड टैक्स अगर फ्री हो जाए तो ड्राइवर को जाने में कोई समस्या नहीं होगी। चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा भारतीय राजनीति में आम बात हो चली है। कई राज्यों में सरकार के खजाने में राजस्व के जरिए आने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त वाली घोषणाओं को पूरा करने में चला जाता है। नतीजा, विकास की गाड़ी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है और टैक्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी के बहाने विपक्ष को निशाने पर लिया। तो अब खबर है कि बीजेपी आने वाले चुनाव में मुफ्त वाली घोषणाएं अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करेगी। जानकारी के मुताबिक छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट या फिर साइकिल देने की जगह किश्तों में बिना ब्याज का लोन ऑफर किया जा सकता है। 10वीं की जगह 8वीं के छात्रों को 70% अंक लाने पर वजीफा देने की घोषणा हो सकती है। आसान किश्तों पर लोन ऑफर की घोषणा भी की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी रेवड़ी वाली राजनीति से बाहर निकलने और आने वाले चुनाव में दूसरे दलों की जमात से खुद को अलग दिखाने की कोशिश करती नजर आ सकती है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं और अभी न जाने क्या क्या। चुनाव आते ही हर बार, हर साल मुफ्त की राजनीति अपने परवान पर होती है। राजनीतिक दल कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो और चुनाव कोई भी हो, सियासत के सूरमाओं को मुफ्त की राजनीति सत्ता में पहुंचने का आसान रास्ता लगती है। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने जो कहा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम अब बीजेपी के घोषणा पत्र में मुफ्त की सियासत का पन्ना नहीं होगा। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द मुझे लगता है हम सबके लिए पाथे का काम करेगा। ये फ्री का जो कल्चर है, ये जो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर अपना पुरुषार्थ नहीं है। पार्टी मानती है कि ऐसे वचन देना चाहिए जो हम पूर्ण कर सके, ऐसे वचन। और इस प्रकार की जो एक बहुत ही सस्ती जो राजनीति है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति देश के भले के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। लेकिन केवल चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन नारे देना, फ्री की घोषणा करना, जैसे दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में केवल चुनाव जीतने के लिए। ऐसा नहीं है कि बीते वक्त में बीजेपी ने मुफ्त वाली राजनीति में कोई योगदान नहीं दिया है। कोरोना काल में केंद्र की बीजेपी सरकार ने मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की, जिसके बाद यूपी में भी मुफ्त राशन वितरण शुरू हुआ। अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुफ्त वाले कई और वायदे किए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शर्तों के साथ फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया,
जिसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन इसका असर दिल्ली सरकार के खजाने पर साफ देखने को मिलता है। इस फहरिस्त में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी, ये सारा झूठ चलाते हैं। अगर मुफ्त का बंद करना है तो ये प्रधानमंत्री जी मुफ्त की मुसाफरी दुनिया में करते हैं, उसके लिए करोड़ों का हवाई जहाज लिया, बंद करो। आप ये फजूल का खर्च कर रहे हो, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हजारों करोड़, 22,000 करोड़ आप क्यों डाल रहे हो, बंद करो उसको। हम प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या दूसरों को तो कहते हैं कि मुफ्त की घोषणाओं पर जो है क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, आप जो मुफ्त में सब कुछ रेवड़ियां बांट रहे हैं उसका क्या होगा? यहाँ सवाल किसी पार्टी का नहीं है, मुफ्त वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। अदालत केंद्र और चुनाव आयोग से इस मसले पर जवाब तलब कर चुकी है। आर्थिक मामलों से जुड़े लोगों की भी राय है कि अगर फ्री बीच कल्चर खत्म नहीं हुआ तो हालात कहीं श्रीलंका जैसे न हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, पहले सुनिए विशेषज्ञ क्या मानते हैं। श्रीलंका का भी उदाहरण देखा है, जहां पर इसी तरह से तमाम सारी चीज़ों को मुफ्त में देने की वजह से और टैक्सेस में कमी करते जाने की वजह से अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स कर गई और देश में एक बहुत ही ज़्यादा एनार्की फैल गई, अशांति फैल गई। दरअसल बीते दौर में उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट की राजनीति अपने चरम पर रही, तो दिल्ली में फ्री बिजली पानी से लेकर डीटीसी की बसों में महिलाओं के फ्री सफर का मुद्दा गर्म रहा। लेकिन सवाल है कि मुफ्त वाली राजनीति हमें कहां ले जा रही है। फिलहाल बीजेपी इस तरह की राजनीति से हटती नजर आ रही है। आने वाले हिमाचल गुजरात चुनाव में बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेगी। घोषणा पत्र में कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जाएगा जो मुफ्त देने वाला हो, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जनता का विकास गुड गवर्नेंस से होता है, ना कि झूठ की रेवड़ियों के कोरे वादों से। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। आमतौर पर देखा जाए तो मुफ्त वाली राजनीति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। एक वक्त में तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन काफी मशहूर हुई। दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी का वादा किया। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। और कांग्रेस ने कई चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कई मुफ्त वादे भी किए। इसी साल पंजाब में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और पानी का वादा किया था, लेकिन सवाल उठता है कि इसका असर होता क्या है। राज्य के खजाने पर इसका क्या असर होगा? बीते वक्त में तेजी से बढ़ी रेवड़ी वाली राजनीति का असर क्या हुआ, उस पर भी एक नजर। पंजाब, केरल, राजस्थान, बिहार और बंगाल की स्थिति बिगड़ गई है। मुफ्त वाले वादे पूरा करने में सब्सिडी का खर्च बढ़ गया है। झारखंड, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, यूपी में सब्सिडी सबसे ज्यादा है। 11 राज्यों में 2026 तक कर्ज जीएसडीपी 30% से ज्यादा हो सकता है। अब अगर इन आंकड़ों को राज्यवार तरीके से समझें तो बिहार पर 2022-2023 में कर्ज जीएसडीपी का 38.7% पहुंचने का अनुमान जताया गया है। वहीं केरल में कर्ज चालू वित्त वर्ष में 37.2% तक पहुंच सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल में 34.2% तक कर्ज पहुंच सकता है। राजस्थान की बात करें तो कर्ज राज्य की जीडीपी के मुकाबले 39.8% पहुंच गया है। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां की जीडीपी के मुकाबले 45.2% तक पहुंच चुका है कर्ज। बावजूद इसके पंजाब की सरकार मुफ्त बिजली समेत कई सहूलियत देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। जाहिर है बोझ अभी और बढ़ने वाला है। लेकिन राजनीति है कि थमती नहीं। कुछ मुफ्त वाली राजनीति के पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में। मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे, और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। फ्री बीज, मुफ्त खोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। छोटे छोटे जो उनके पेंशन के सवाल होते हैं, आवास के होते हैं, उस सब निःशुल्क की व्यवस्था, लेकिन जो बड़े योजनाएं बनती हैं
चाहे वो सरकार जो देख रही होगी कि तमाम तरह की योजनाएं जो फ्री में बांटे जाते हैं वो सिर्फ लोगों को कमजोर बनाने के लिए बांटे जाते हैं। मजबूत तभी होगा प्रदेश, देश तभी मजबूत होगा जब स्वतः वह लोग सक्षम तरीके से अपने आप को यह चीज में ढालेंगे कि नहीं, हमें अब मजबूती के साथ अपने क्षमता के आधार पर हमें कोई कार्य को करना है। और चलिए बात अब यूपी की राजनीति की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन में टूट के बाद अखिलेश के कुनबे में ही घमासान मच गया। केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा है, उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसबीएसपी के ओपी राजभर पर हमला बोला है, जिसके बाद अरुण राजभर ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। दूसरे लफ्जों में कहें तो कल तक साथ थे, अब आमने सामने है। कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में, और गठबंधन में गांठ क्यों पड़ी, ये सवाल पुराने हो गए हैं। अब सवाल है किसने किस पर कितना गहरा वार किया। सवाल पर सवाल हैं और बयान पर बयान। जो ये बयान देता हो हिस्सेदारी के नाम पर कि अभी हमारे समाज में लोग टिकट मांगने लायक ही नहीं है और टिकट के नाम पर केवल अपने पत्नी और बेटे को उड़ाता हो, तो सोच कितनी बड़ी है, अपने आप ही शानदार लग रहा है। ये इतने कि स्वामी प्रसाद मौर्य कि ये कांसीराम साहब के बगल में रह के भी सीख नहीं पाए कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी आप अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। यूं तो बात हिस्सेदारी पर आई थी, फिर लड़ाई औकात पर आई। कहानी यहीं पर रुकती तब भी ठीक था, लेकिन कभी गठबंधन के साथ सत्ता का रास्ता खोजने के लिए इकट्ठा हुए साथी अलग हुए तो सियासत गधा पुराण का पन्ना पलट रही है। ये खाली जोर जोर बोल सकते हैं, बुद्धि के नाम पे बैल हैं, कहीं एक पैसे का दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो आज मुझे पार्टी न बनानी पड़ती। जो उन्होंने आरोप लगाया कि हमने केवल अपनी पत्नी और अपने बेटे को टिकट दिया, तो मुझे 8 सीट देने का समाजवादी पार्टी ने वादा किया था और डिनाई कर दे समाजवादी पार्टी की, नहीं कहा था। आरोप निराधार हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी है तो विपक्ष आपस में लड़ रहा है। सवाल है जब लड़ाई आपस में ठनी है फिर 2024 में अव्वल कैसे होंगी, क्योंकि केशव देव मौर्य के निशाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं है, राजभर भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर भी राजभर हैं और राजभर के निशाने पर केशव देव मौर्य हैं। सवाल है ये जंग रुकेगी कहां। ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मैं बयान दूं कि मैं साहब बसपा में जा रहा हूं, बसपा से मेरी बात हो गई, और कल बसपा के मालिक ने कह दिया कि वो अवसरवादी नेता। ये बिना राजभर का नाम लिए वो जिंदा ही नहीं रह सकता। कौन? वही केशव देव मौर्य। जो भी राजनीति में अब बोलेगा बिना ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए वो बोल नहीं सकता। प्रकाश राजभर जी अपने बयानबाजी से खुद प्रदेश की जनता के सामने मजाक का विषय बन गए हैं। ये वो नेता है जो चुनाव से पहले एक साथ थे, एक दूसरे की बड़ाई कर रहे थे, अब सवाल उठा रहे हैं और भाषा ऐसी जैसे दुश्मनी बरसों पुरानी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा कर दी थी कि वो बीएसपी के साथ जाएंगे, जिस पर बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ट्वीट से सियासत की नई दिशा सामने आई। अब ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी पर 2022 चुनाव में सहयोगी रहे दल ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि गाजे बाजे के साथ ऐलान किया, अब रास्ते बंद तो कहां जाएंगे। इस पर बीजेपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि राजभर एनडीए के साथ आए तो बेहतर। आकाश आनंद कह रहे हैं पीले के साथ नीला नहीं जाएगा, तो वो कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। हम तो कहे थे कि हम जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है तो कैसे कह दें। अभी तो हम लोग अपने एजेंडे के साथ अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें बयानबाजी किया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे, जबकि बसपा की ओर से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मैं बयान दूं कि मैं साहब
बसपा में जा रहा हूँ, बसपा से मेरी बात हो गई, और कल बसपा के मालिक ने कह दिया कि वो अवसरवादी नेता है। तो हम लोग के वैचारिक रूप से वो लोग नज़दीक हैं और हम लोग के साथ उनका गठबंधन जो होगा वही जो है एक जो परंपरागत गठबंधन है, और इसलिए जो है ये गठबंधन टूटना था, जल्दी टूट गया। और चलिए अब बात इस लेटर की कर रहे हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। और इस लेटर में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के लिए जो लिखा था उस पर अब जवाब आया है। दरअसल शिवपाल यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि संविधान में सभी स्वतंत्र हैं, मैं पहले से स्वतंत्र हूं, अखिलेश को अगर कुछ करना है तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल दें। आपको समाजवादी पार्टी स्वतंत्र करती, इसके मायने कैसे निकालते हैं सर आप? देखिए, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी हुई थी उस लेटर की, तो औपचारिक स्वतंत्रता दी है, तो इससे तो अच्छा होता है कि वो विधानमंडल दल से या पार्टी से मुझको निकाल देते हैं, और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने, राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुँची है पार्टी। और अगर यही परिपक्वता होती ना तो 2022 में फिर तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होती। ओम प्रकाश राजभर के पॉलिटिकल कैरियर को कैसे देखते हैं? कई बार वो कहते हैं कि आपसे मुलाकात करेंगे और 2024 के इलेक्शन में भी एक कोलिशन बना सकते हैं। देखिए, उनसे हमारी शिष्टाचार भेंट हुई है और कोई अभी इस संबंध में बात नहीं हुई है, और जब भी कोई बात होगी तो आपको बता दिया जाएगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।